हम पढ़ रहे हैं जीव अणु। देखिए, एक जीव तंत्र स्वयं वृद्धि करता है, वह कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जन्म भी करता है। जीव तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अजैविक परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बनता है। जीवन तंत्र में रसायन तय क्या होता है, इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अनोन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचनाएं एवं कार्य प्रणालियों की विवेचना इस पर पाठ में दी गई है, जिसमें से हम पहला जो टॉपिक है वो ये पढ़ेंगे है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः उर्दू द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का वृहद समूह बनाते हैं। इनके जो सामान्य उदाहरण होते हैं एक शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च आदि। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O होता है। कार्बन में हाइड्रेट माना जाता है, कारण नाम कार्बोहाइड्रेट युक्त हुआ। उदाहरणों की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। सामान्य सूत्र है वो C6H2O6 होता है, परंतु ये सभी यौगिक जो इस सूत्र के अनुरूप हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। एसिटिक अम्ल इसका सामान्य सूत्र है वो C2H2O होल ट्वाइस में सही बैठता है, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रेमनोज C6H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु इस परिभाषा में सही नहीं बैठता है। अधिकांश अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जल अपघटन के तुरंत जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाइयां देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे होते हैं सकरा कहलाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, जबकि दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा को दुग्ध शर्करा व लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेटों को सेकेराइड भी कहते हैं। ग्रीक में सेकुरोन का तात्पर्य होता है शर्करा। कार्बोहाइड्रेटों को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मोनोसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। इनमें उदाहरण है वह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। उसके बाद आते हैं ओलिगोसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त होती हैं ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसेकेराइड प्रमुख है। डाइसेकेराइड के जल अपघटन से प्राप्त 2 मोनोसेकेराइड समान
और भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण सुक्रोज जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज व फ्रुक्टोज की एक एक इकाई देता है, जबकि माल्टोज से प्राप्त दोनों इकाइयां केवल ग्लूकोज की ही होती हैं। उसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित उदाहरण है: विशाल सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा गोंद आदि। पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेटों को अक्षय व अनक्षय शर्करा में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें सभी कार्बोहाइड्रेटों को जो फिलिंग विलियन तथा टोलेन अभिक्रमक को अपचित कर अक्षय शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसेकेराइड चाहे वे एल्डोज में या एल्डोकीटोज अक्षय शर्करा होती है। यदि डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के अपचयी समूह जैसे एल्डेट अथवा कीटोन अबंधित हो तो वह अनअपचयी शर्करा होती है। उदाहरण सुक्रोज। और दूसरी ओर बात की जाए तो दूसरी ओर होती है यदि शर्करा में यह प्रकार्यात्मक समूह समूह अमुक्त हो तो वह अपचयी शर्करा कहलाती है। उदाहरण होते हैं माल्टोज तथा लैक्टोज। कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसेकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसेकेराइड में एल्डेट समूह हो तो एल्डोज, और यदि यदि मोनोसेकेराइड में एल्डेट समूह है तो उसे एल्डोज कहेंगे। यदि इसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोज कहेंगे। मोनोसेकेराइडों में निहित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आते हैं विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड। अगर कार्बन परमाणु 3 है तो ट्रायोज, एल्डिहाइड, एल्डोट्रायोज, कीटोन, कीटोट्राइड। 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो एक्टोज। उसके बाद हम पहला पढ़ेंगे ग्लूकोज को बनाने ग्लूकोज को बनाने की विधियां, जिसमें पहला है पूर्ण ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फलों व शहद में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूरों में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। इसके बाद होता है शर्करा इसमें सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहल के विलयन में कफनन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये है। 2 नंबर पे आता है स्टार्च। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब पर कफनन किया जाता है। जो भी स्टार्च और सेल्यूलोज से ये टेम्परेचर लिया जाता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसमें ग्लूकोज, इसमें फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो है एल्डोहेक्सोज है तथा इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, सेल्यूलोज आदि का बहुलक एकलक होता है। यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर यह संरचना दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जा सकती है। जो पहली है
वो क्या इसका आणविक सूत्र है, वो ये है C6H12O6। दूसरी है वो है HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने। HI का लंबे समय तक गर्म करने तो क्या बनता है, एन हेक्सेन बनता है। और ये अभिक्रिया आपके सामने है। CH जो है इससे 4 CH OH जुड़े हुए हैं, फिर CH2OH। इसके HI टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एन हेक्सेन बनता है। महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद देखिए, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीजन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु से संयोग होकर साइनोहाइड्रिन देता है। यह विक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोल समूह की पुष्टि करने के लिए उपस्थित होती हैं। ये देखिए N2HOOH और ये एक इसमें ये करवा दिया, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें देख लीजिए एल्केन के बारे में। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है ग्लूकोज ब्रोमीन। ब्रोमीन जल से ऑक्सी दुर्बल ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु कार्बोजिल अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है। यह सिद्ध करता है कि यह जो सिद्ध करता है वह यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिक समूह या एल्डेट समूह के रूप में उपस्थित है। इसमें ये भी अर्थ लेता है। उसके बाद पांचवा टॉपिक आता है आपका ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलन से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जो ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। जबकि ग्लूकोज स्थायी यौगिक है, अतः 5 OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। इसमें ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहा है। जो छठा पॉइंट है वह ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से केकेरिक अम्ल बनाते हैं, और ये दिखाता है कि यह ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीकरण ये देखिए, ग्लूकोज से केकेरिक अम्ल बनाता है, फिर ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। बहुत से अन्य अनेक गुणों के अध्ययन के उपरांत फिशर ने भिन्न OH समूह की सही दिक् स्थान व्यवस्था को दर्शाया। इसकी सही विन्यास संरचना एक एक है, निरूपित होता है। ग्लूकोनिक के अम्ल को संरचना 2 में दर्शाया है और सिक्रिट अम्ल को 3 में दर्शाया गया है। ग्लूकोज को सही रूप में DL ग्लूकोज नाम देते हैं। ग्लूकोज के नाम से पहला डी विन्यास क्योंकि अणु की दक्षिण ध्रुवण गुणवत्ता को दर्शाता है, क्योंकि की ध्रुवण गुणवत्ता में कोई संबंध नहीं है। डी व एल संकेत चिन्हों का अर्थ है। किसी यौगिक के नाम से पहले डी व एल इसके किसी विशेष त्रिवी में समायु के अपेक्षित विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। इनका संबंध ग्लिसराइड के किसी विशेष समायु से दर्शाता है। ग्लिसराइड है में एक असमित कार्बन परमाणु होता है जिसका इसके 2 प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ये देखिए आपके पास एक तो ये है, इसमें अर्थ की पोजीशन चेंज की हुई है, देखिए ये देखिए ये भी एक ये दिखाया गया ना, ये कट 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 यहाँ से दिखाया गया। ये देखिए ग्लूकोज दिखाया हुआ देखिए। तो देखिए वे सभी यौगिक जिनका सह संबंध रासायनिक विन्यास में रूप से ग्लिसराइड के एप्लस डी समायोगी से स्थापित किया जा सकता है, डी समायोगी कहलाते हैं। जबकि वे सेल जिनका सह संबंध ग्लिसराइड के माइनस समायु हो
तो उनको एल विन्यास वाले कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए सबसे नीचे वाले असमित कार्बन परमाणु जैसा नीचे दिखाया की तुलना, जैसे कि ग्लूकोज में सबसे नीचे असमित कार्बन परमाणु में OH दाईं ओर है, जबकि तुलना प्लस ग्लिसराइड है। इसकी तुलना के लिए संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन परमाणु शीर्ष पर हो। उसके बाद 2 नंबर पे आता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। तो ये देखिए, संरचना एक ग्लूकोज के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है, परंतु निम्नलिखित अभिक्रियाएं तथा विचार स्पष्ट नहीं होते हैं। पहला क्या है, एल्डेहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज 2,4-DNP परीक्षण तथा सी परीक्षण नहीं देता। यह NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक उत्पाद है, वो नहीं बनाता है। दूसरा क्या है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सी एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मुक्त CH2 समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। तीसरा है वह ग्लूकोज में 2 क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, 2 अभिन्न, जिन्हें एक तो कहते हैं अल्फा, जिन्हें अल्फा और बीटा कहा जाता है। ग्लूकोज का अल्फा रूप है वो गलनांक 419 केल्विन सांद्र विलयन से 300 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि जो बीटा रूप है ग्लूकोज का वो 423 केल्विन से 371 केल्विन पर ग्लूकोज के गर्म एवं संतृप्त विलयन से इसके क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज की विवर्त श्रृंखला संरचना पहली द्वारा उपरोक्त व्यवहार को नहीं समझाया जा सकता। यह सुझाव यह सुझाव दिया गया है कि OH समूह में एक CH2 समूह से यौगिक द्वारा चक्रीय हेमी एसीटेल संरचना बनाता है। यह पाया गया है कि ग्लूकोज एक 6 सदस्यीय वलय बनाता है, जिसमें C5 पर उपस्थित OH समूह वलय निर्माण करता है। यह CH2 समूह की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोज के निम्नानुसार दर्शाए गए 2 रूपों के अस्तित्व को समझाता है। ये दोनों सक्रिय रूप ग्लूकोज की विवर्त श्रृंखला के साथ साम्य में रहते हैं। ये देखिए आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज की ये संरचना है और बीटा डी की ग्लूकोज संरचना ये है। ग्लूकोज के दोनों सक्रिय हेमिस्टेल के रूपों में भिन्नता केवल C कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे एनोमरी कार्बन चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड कार्बन कहते हैं, और ऐसे जो समावीय अल्फा बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। पाइरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय विलय वाली संरचना को पाइरोन से अल्फा बीटा कहते हैं। पाइरेन एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरचना है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अधिक रूप से नेदी हार्वर्ड संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, पाइरोन है, ये ग्लूकोपाइरोन्स है, ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोल्स है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रक्टोज, जो एक फल शर्करा है। फ्रक्टोज है वो एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज है। यह डाइसेकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है, जिसका अणुसूत्र है C6H12O6 होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोज में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणु की एक एजो श्रृंखला भी है। यह डी श्रेणी से संबंधित तथा वामु ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से डी फ्रक्टोज लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवर्त श्रृंखला दी गई है। यह भी चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है। कार्बन 5 पर उपस्थित OH ग्रुप
और CO की यौगिक से प्राप्त होती है। इस प्रकार वह 5 विलयन सीधे से बनती है तथा फ्यूरोन से समानता होने का इसे फ्यूरेनॉन्स भी कहा जाता है। फ्यूरॉन एक 5 सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें 5 ऑक्सीजन परमाणु 4 कार्बन परमाणु होते हैं। फ्यूरोन और अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोन्स, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोन्स। फ्रक्टोज के दोनों एनोमर की चक्रीय संरचना को हार्वर्ड संरचनाओं के 3 प्रकार से निरूपित किया जाता है। फ्रक्टोफ्यूरेनोन्स और बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोन्स। डाइसैकेराइडों का समूह अम्ल तथा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसेकेराइडों के 2 अणु देते हैं। दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी होती रहती हैं। परमाणु के द्वारा 2 मोनोडाई मोनोसेकेराइड इकाइयों में इस प्रकार के बंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहा जाता है। उसके बाद आता है सुक्रोज। देखिए, सुक्रोज एक सामान्य डाइसेकेराइड है जो जल अपघटन पर सममोलर मात्रा में डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां अल्फा ग्लूकोज C1 व बीटा फ्रक्टोज के C2 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज का अपचायक समूह है ग्लाइकोसाइडी बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है। अतः सुक्रोज एक अपचायी शर्करा भी है। ये देखिए, आपके पास एक ग्लूकोज है और फ्रक्टोज भी है और ये आपके पास संरचना जुड़ी हुई है और ये आपके पास एक ग्लाइकोसाइडी बंध है। उसके बाद जो आता है वो आता है सुक्रोज। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है लेकिन जल अपघटन के उपरांत दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोज तथा वामु ध्रुवण घूर्णक फ्रुक्टोज देता है, क्योंकि फ्रुक्टोज के वामु ध्रुवण घूर्णक का मान है कितना -52.4 है। ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण घूर्णक +52.5 से अधिक होता है। जल अपघटन जल अपघटन पर सुक्रोज के घूर्णन के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण प्लस से व माइनस में हो जाता है तथा अपवृत शर्करा कहा जाता है। माल्टोज एक अन्य डाइसेकेराइड माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है जिसमें एक ग्लूकोज इकाई का सेवन दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के पास साथ जुड़ा रहता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का C1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायी गुण दर्शाता है। यह एक अपचायी शर्करा है। ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और ये है अल्फा डी ग्लूकोज। उसके बाद आता है माल्टोज। इसमें आता है ये होते हैं माल्टोज ना। तो लेक्टोज लेक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः इन्हें दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। यह बीटा डी गेलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होती है। गेलेक्टोज के सेवन तथा ग्लूकोज के चौथे का मध्य बंधु रखता है, अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है। ये देखिए आपके सामने चित्र है। चित्र क्या है कि ये देखिए ये क्या है लेक्टोज। ये देखिए बीटा डी ग्लूकोज बीटा, इसमें देखो बंद देख लीजिए कि कैसे जुड़ा है। उसके बाद आता है पॉइंट पॉलीसेकेराइड। ये देखिए पॉलीसेकेराइड है ये, है ना।
पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइड द्वारा संयुक्त रहती हैं। यह श्रम प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मुख्यतः इसका जो मुख्यतः है भोजन संग्रहण संरचना है। स्टार्च स्टार्च है वो पौधों में मुख्यतः संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। यह मनुष्य के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद अथवा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। अल्फा यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है जो दो घटकों एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। एमिलोज जल में घुलनशील अवयव हैं तथा स्टार्च का 15 से 20% निर्मित करता है। इसका रासायनिक रूप से एमिलोज 200 से 1000 अल्फा बीटा ग्लूकोज इकाइयों की असाइक्लिक श्रृंखला होती है। C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। एमिलो जो पेक्टिन है जल में अविलय होती है तथा यह स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाती है। अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की साइक्लिक श्रृंखला होती है जिसमें C14 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं, जबकि साकर में C1 से C6 से ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है। ये है एमिलोज, ये है आपका अल्फा बंधन, ये है अल्फा बंधन। ये OH है। C6 पर शाखा। ये देखिए ये संरचना है ना, इसको ये इसे देखना है। ये एमिलोपेक्टिन देखिए एक संरचना इसकी। अल्फा बंधन यहाँ से जुड़ा है और ये यहाँ से जुड़ा है। देखिए उसके बाद क्या आता है सेलुलोज। सेलुलोज विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है। यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं की भित्ति का प्रधान अवयव है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनी ऋतु श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोज इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज के इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाता है। ये आपका अल्फा बंधन है। उसके बाद ये सेलुलोज है। ग्लाइकोजन प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। चूंकि इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के नाम से के समान होती है अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। यह एमिलोपेक्टिन से अधिक साकित होता है। यह यकृत मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर के को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यह एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर ग्लाइकोजन इष्ट कवक रूप में मिलता है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेटों का जो महत्व है वो देखिए। कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में तात्कालिक स्रोत के रूप में वेदों द्वारा शहद का उपयोग भी किया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट है वो अणु वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में या जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। जीवाणु एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। लकड़ी लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हम फर्नीचर आदि बनाते हैं। सूती रेशों के प्राप्त सेलुलोज से हमारे वस्त्र बनते हैं। अनेक प्रमुख उद्योगों जैसे वस्त्र, कागज, प्रलाद से लेकर निस्वन, मध्य निर्माण उद्योग इत्यादि के लिए इनसे कच्चा माल उपलब्ध होता है। न्यूक्लिक अम्ल में दो
एल्डोपेंटोज डी राइबोज 2 डी राओक्सी राइबोज उपस्थित है। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीन तथा लिपिडों के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन। ये देखिए प्रोटीन क्या पढ़ेंगे हम प्रोटीन। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए एमिनो अम्ल की है। देखिए अल्फा एमिनो अम्ल। उसके बाद नीचे एमिनो अम्लों के वर्गीकरण किया गया। ठीक है। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली, मांस आदि। यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। यह शरीर की बुद्धि एवं अनुसरण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए प्रोटियोज हुई, जिसका अर्थ है प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रोटीन अल्फा अम्लों के बहुलक के होते हैं। उसके बाद आता है एमिनो अम्ल। साइड में ये टॉपिक है देखो एमिनो अम्ल। ये रहा। एमिनो अम्ल में एमिनो NH2 तथा कार्बोक्सिलिक COOH का क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह में संदर्भ में एमिनो समूह के अपेक्षित स्थितियों पर एमिनो अम्ल को अल्फा, बीटा, गामा, डेल आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य क्रियाकारक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। सभी एमिनो अम्लों के रूट नाम हैं जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइसिन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया जाता है। ग्लाइकोज का अर्थ मीठा होता है। टाइरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। प्रत्येक एमिनो अम्ल को साधारणतः 1 से 3 अक्षर प्रस्तुत प्रतीक प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी एक अक्षर प्रतीक का उपयोग भी किया जाता है। सामान्यतः उपलब्ध एमिनो अम्ल की संरचनाएं व उनके 3 अक्षर व 1 अक्षर प्रतीक सारणी दी गई है। उसके बाद देखिए एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। एमिनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो एवं तथा कार्बोनिल समूह की अपेक्षित संख्या के आधार पर इनको अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की समान संख्या एमिनो अम्लों की प्रकृति को उदासीन बनाती है। कार्बोक्सिल समूह की अपेक्षा एमिनो समूह की संख्या अधिक होने पर यह क्षारकीय और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमिनो संख्या से अधिक होने पर ये अम्लीय हो जाते हैं। ये एक प्रकार के जो एमिनो अम्ल शरीर में संचित होते हैं वो अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और जबकि वे अम्ल जो संश्लेष नहीं होते जिनको भोजन में लेना आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एमिनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह जलीय, विलेय या उच्च गलनांकी होते हैं जो सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। अपितु लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। इसका कारण एक ही है, अम्लों में अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह तथा क्षारकीय एमिनो ग्रुप समूह की उपस्थिति है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह है एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है, जिसे द्वितीय आयन भी कहते हैं और विनिष्ट आयन कहते हैं। यह उदासीन होता है, परंतु इसमें धनावेश
तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित होते हैं। ये देखिए आपकी द्वितीय, ये देखिए ये NH टू होता है, ये ज्यूटर आयन, यहाँ पे देखिए ये ज्यूटर आयन बन रहा है, ये ज्यूटर आयन बन रहा है, ये देखिए। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे कि उभयनिष्ठ आयनिक रूप में एमिनो अम्ल है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं तथा वे अम्लों एवं क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य प्रकृति में उपलब्ध एमिनो अम्ल दूरवर्ण घूर्णक होते हैं क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु असमित होता है। ये डी तथा एल दोनों रूपों में पाए जाते हैं। अधिकांशतः प्राकृतिक एमिनो अम्लों का विन्यास एल होता है। एल एमिनो अम्लों को NH2 समूह को बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए प्राकृतिक एमिनो अम्ल, और ये है आपका, ये R ग्रुप है, ये CH है, ये H2N है और ये H है। ये आपके पास टेबल है, ये एमिनो अम्ल ग्लाइसिन H, एलानिन CH3, ये वेलिन में वेलिन देखिए, ये वेलिन है, ल्यूसीन, आइसोसोलियन, ये सूत्र देखिए, आप ये याद करना है आपको, फिर देखिए ये आर्जिनिन का सूत्र है। लाइसिन का देखिए ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ये ग्लूटेमिन, एस्पारिजीन, थ्रियानिन, सेरिनिन, सेरिन, सिस्टीन, मेथायोनिन, फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन की ये संरचना है, एलानिन की ये संरचना है। उसके बाद आती है प्रोटीनों की संरचना। देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक है। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, जो आपस में किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड आबंध अथवा पेप्टाइड आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इनके रासायनिक रूप में पेप्टाइड आबंध है वो CH समूह है, और ए समूह मध्य बना एक आबंध होता है। दो या एक से अथवा विभिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के संयोग में से होती है, जिसके फलस्वरूप जल का अणु निकलता है। पेप्टाइड आबंध CONH बनता है। उत्पाद दो एमिनो अम्लों के द्वारा बनता है, डाइपेप्टाइड। उदाहरण जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह है एलानिन के समूह के साथ संयोग करता है। डाइपेप्टाइड ग्लाइकोसिल एलिनिन प्राप्त होता है। ये देखिए आपके सामने एक संरचना है, ये देखिए पेप्टाइड बंध, ये आपका पेप्टाइड बंध है, देखिए ये है ना, दिख रहा ना ये। यदि तीसरा एमिनो अम्ल पेप्टाइड डाइपेप्टाइड के संयोग से बंध करता है तो ट्राई पेप्टाइड कहलाता है। एक ट्राई पेप्टाइड में 3 एमिनो अम्ल होते हैं जो दो पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार से जब 4, 5 अथवा 6 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी उत्पादों को ट्राई पेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। जब एमिनो अम्लों की जब एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। और एक खास बात है, ये पॉलीपेप्टाइड जिनमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल अवशेष होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान 1,000 से अधिक होता है, प्रोटीन कहलाता है। यद्यपि प्रोटीन तथा
पॉलीपेप्टाइड में यह विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं है। कम एमिनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइडों को प्रोटीन कहने की संभावना होती है। यदि उनमें प्रोटीन जैसा स्पष्ट होता है तो इंसुलिन में होता है, जिसमें 51 एमिनो अम्ल होते हैं। आणविक प्रकृति के आधार पर प्रोटीन को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है रेशेदार प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड अबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं। रेशा सम रेशे जैसी संरचना। इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यतः जल में अविलेय होती है। कुछ सामान्य लक्षण केराटिन, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित मायोसिन मांसपेशियों में उपस्थित आदि। अब आती है गोलाकार प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सामान्यतः जल में विलेय हैं। इंसुलिन तथा एल्बुमिन इनके क्या हैं, सामान्य उदाहरण हैं। प्रोटीनों की संरचना एवं आकृति का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क संरचनाएं। ठीक है। उसके बाद प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के अन्य प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। एमिनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन अर्थात एमिनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन भी प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ये देखिए संरचना देख लीजिए आप। ये देखिए प्रोटीन की कुंडलीकृत संरचना है। ये प्रोटीन की बीटा शीट संरचना है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना के बारे में। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। यह 2 भिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं में विद्यमान अल्फा हेलिक्स तथा बीटा पेप्टाइड श्रृंखला और ये पेप्टाइड आबंध के इस ग्रुप में NH ग्रुप में के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित घूर्णन में होती है। अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन परमाणु आबंध बन सकते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेज के समान मुड़ी रहती है। फलस्वरूप प्रत्येक एमिनो अम्ल अवशिष्ट का NH समूह होता है। कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित ये ग्रुप के साथ हाइड्रोजन आबंध बनता है। बीटा संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लगभग अधिकतम विस्तार तक खिंची रहकर एक दूसरे के पास में स्थित होती हैं। आपस में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। वस्तुओं में प्लीट के समान, इसको बीटा प्लीटेड शीट भी कहते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संग्रह है। वलन अर्थात द्वितीयक संरचना के और अधिक वलन को प्रदर्शित करती है। इसे 2 प्रमुख आणविक आकृति बनती हैं, रेशेदार और गोलाकार। प्रमुख बल जो प्रोटीन की 2 डिग्री से 3 डिग्री संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं वे हाइड्रोजन आबंध, सल्फाइड बंध, वान डेर वाल्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल।
उसके बाद आती है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहती हैं, उप-इकाई कहते हैं। इन उप-इकाइयों की परस्पर द्विक व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। इन चारों संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण किया गया है, जिसमें प्रत्येक रंगीन गेंद एक एमिनो अम्ल को निरूपित करती है। उसके बाद आता है प्रोटीनों का विकृतीकरण। जैविक निकाय में होने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाती है। जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन करते हैं, पीएच में परिवर्तन करते हैं आदि किया जाता है, तो हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था संपन्न होती है, जिसके कारण गोलिका ग्लोब्यूल खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान 2 डिग्री 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है, परंतु 1 डिग्री संरचना अप्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन विकृतीकरण एक सामान्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण दही का जमना है, जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है। ये देखिए प्रोटीन की संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण। चतुष्क संरचना में 2 प्रकारों की उप-इकाइयां, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक चतुष्क संरचना। जो संरचना होती है ना, ये देखिए हीमोग्लोबिन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना, प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, चतुर्थ संरचना। एंजाइम, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइम। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वय के कारण ही जीवन संभव है। इसका एक उदाहरण है भोजन का पाचन, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंतः ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रक्रम में अभिक्रिया एक अनुक्रम होती है तथा ये सभी अभिक्रिया शरीर में मध्यम परिस्थितियों में संपन्न होती हैं। यह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होता है, जिसे एंजाइम कहते हैं। लगभग सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के विशिष्ट होते हैं। इनका नामकरण सामान्यतः उस यौगिक अथवा यौगिक के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ उस एंजाइम का नाम माल्टोज है, जो माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन उत्प्रेरित करता है। ये माल्टोज है, ये देखिए ये ग्लूकोज बना। कभी कभी एंजाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिनमें इनका उपयोग होता है। उदाहरणार्थ जो एंजाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन, उन्हें ऑक्सीडोज नाम दिया है। ऑक्सीडोरिडेक्टेस। एंजाइम के नाम के अंत में एस आता है। यह है एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि। किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के परिणाम को कम कर देते हैं। उदाहरण सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन के लिए संकरण ऊर्जा इतनी 6.22 है।
और जबकि सुक्रोज के एंजाइम द्वारा जल अपघटित होता है, सक्रिय ऊर्जा कितनी होती है? 2.15 किलो जूल मोल इनमें से। एंजाइम की क्रिया विधि चैप्टर 5 में वर्णित की गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन। क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं किया जाता, लेकिन पौधों के लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं। इन्हें आवश्यक आहार कारक माना जाता है। यद्यपि आहार नाली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिनों को उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध होते हैं रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन है। इन्हें सामान्यतः इस प्रकार विचारित किया जाता है कि ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं, जिनसे जीव की स्तंभ वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रख रखाव होता है। विटामिनों को ए बी सी डी आदि अक्षरों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इनमें से कुछ को पुनः B1, B2, B6, B12 आदि में नाम दिया गया है। विटामिन का आधिक्य भी हानिकारक होता है, अतः चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं खानी चाहिए। विटामिन दो शब्दों विटल और एमीन से जुड़कर बना है, क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में एमीन समूह था, लेकिन बाद में कार्यों से प्रदर्शित हुआ। इनसे अधिकांश एमिनो अम्ल नहीं होता है। अंग्रेजी में लिखे शब्द का अंतिम अक्षर हटा दिया गया है। वर्तमान में विटामिन शब्द का उपयोग किया जाता है। विटामिनों का वर्गीकरण। जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वह वसा में विलेय। इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं, परंतु जल में अविलेय होते हैं। ये विटामिन ए, डी, ई तथा के हैं, और ये क्या करते हैं? ये यकृत तथा एडिपोज से संग्रहित करने वाला ऊतक में संग्रहित रहते हैं। दूसरा है जल में विलेय विटामिन। ये बी वर्ग में विटामिन सी जल में विलेय होते हैं, अतः इन्हें एक साथ वर्ग में रखा गया है। जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में विटामिन B12 के अतिरिक्त संचित नहीं किया जा सकता। कुछ प्रमुख विटामिन हैं, इनके स्रोत और कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। ये देखिए, सबसे पहला आता है विटामिन ए। यह मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध है। जियारोपैथेलीमिया आंख के कोर्निया का कठोरीकरण, रात्रि अंधता। विटामिन B1 थायमीन, खमीर, दूध, हरी सब्जियां, दालें। बेरी बेरी, भूखा कम लगना, वृद्धि में मदता। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, दूध, अंडे की सफेदी, यकृत, गुर्दा। कोष्ठ विदरण यानी कि किलोसिस, मुंह व होठों के किनारों पर दरारें पड़ना, पाचन क्रिया में अव्यवस्था तथा त्वचा में जलन की अनुभूति होना। उसके बाद आता है विटामिन B6 pyridoxine, खमीर, दूध, अंडपित, दालें, चना, मरोड़ पड़ना। विटामिन B12 है वह मांस, मछली, अंडा, दही। पर्णासी, रक्ताल्पता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी। उसके बाद आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबूवंशी, सिट्रस फल, आंवला तथा हरे पत्ते वाली सब्जियां। जो स्ट्रॉबेरी, मसूरों से रक्त बहना। विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में उद्भासन
मछली अंडे का पितक है। रिकेट्स बच्चों में अस्थि विकृतता तथा ऑस्टियोमेलेशिया या अस्थि मृदुता मृदुता, वयस्कों में जोड़ों में दर्द तथा अस्थि मृदुता। विटामिन ई सब्जियों के तेल उदाहरणार्थ गेहूं, अंकुर तेल, सूर्यमुखी का तेल। आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी। विटामिन के हरे पत्ते वाली सब्जियां, रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि। न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदस्य होती है। यह विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी तक किस प्रकार संचरित होते हैं, यह पाया गया है कि कोशिक की जीवित कोशिका का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है, जिसे आनुवंशिकता भी कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। डी ऑक्सीराइबोज राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन डीएनए अथवा आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक, जिन्हें क्षारक कहते हैं, प्राप्त होते हैं। डीएनए डीएनए होता है डीएनए अणु में सिरका अर्धांश इकाई बीटा डी 2 और डी ऑक्सी राइबोज होती है, जबकि आरएनए में यह बीटा डी राइबोज होती है। ये देखिए संरचना देख लीजिए। जेम्स डेवे वाटसन क्या कहता है कि डॉक्टर वाटसन का जन्म शिकागो के इलिनॉइस में वर्ष 1828 में हुआ था। उन्होंने 1950 में प्राणी विज्ञान में इंडियाना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की उनकी सर्वाधिक ख्याति डीएनए की संरचना निर्धारित करने के कारण हुई, जिसके लिए उन्होंने 1962 में शरीर क्रिया विज्ञान तथा औसत क्षेत्र में फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विलिकन के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि डीएनए अणु द्विकुंडलित आकृति ग्रहण करता है, जो वास्तव में एक परिष्कृत संरचना है। इसकी तुलना थोड़ी सी मरोड़ी की गई चींटी से की जा सकती है, जिसकी पार्श्व छड़ें रेलिंग एकांतर क्रम में बंधित फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा की इकाइयों द्वारा निर्मित होती है, जबकि उनके बीच के डंडे प्यूरिन पिरिमिडिन क्षारक युग्मों द्वारा बनते हैं। इस शोध कार्य ने वास्तव में अणुजीव की के विकास की नींव रखी है। न्यूक्लियोटाइड क्षारकों के पूरक युग्मों से प्राप्त यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार डीएनए की समरूप प्रतिलिपियां दो सदस्यीय कोशिकाओं में पहुंचती है। इस शोध ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिसके फलस्वरूप आधुनिक पुनर्योगज डीएनए तकनीक का विकास हो सका। ये देखिए अपने सामने डीएनए के कितने क्षारक हैं। 4 क्षारक हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में 4 क्षारक होते हैं। प्रथम 3 क्षारक डीएनए के समान परंतु चतुर्युगीय होता है। ये देखिए संरचना देख लीजिए। एडेनिन की यह है, ग्वानिन की यह है, साइटोसिन की ये, थाइमिन की ये, यूरेसिल की ये। ये न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के बारे में हम बात करें तो क्या है कि किसी क्षारक
के शर्करा की स्थिति एक पर जुड़ने से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। कहते हैं क्षारक में विभेद करने के लिए अंकित किया जाता है, जबकि न्यूक्लियोटाइडों का शर्करा अर्धांश में 5वीं स्थिति से बनता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। फर्स्ट स्थिति और 5वीं स्थिति। ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड में दूसरे एक न्यूक्लियोटाइड साइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा संयुक्त होते हैं तो पेंटोज चक्राय के 5-3 कार्बन के मध्य स्थित होते हैं। एक प्रारूपिक डाइन्यूक्लियोटाइड का बनना। ये देखिए ये संरचना है, ये संरचना दिख रही है आपको, ये वाली, ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध बना रहा है। ये देखिए ये तीसरा सिरा है, ये 5वां सिरा है। डाइन्यूक्लियोटाइड की संरचना बनी है। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलता में विवरण नीचे दर्शाया भी गया है। क्षारक शर्करा फॉस्फेट, शर्करा क्षारक फॉस्फेट, ये है ना, ऐसे याद रख लें ये वाला। उसके बाद आपको एक ये डीएनए आरएनए की संरचना भी दिखाई, डीएनए की द्विकुंजित संरचना दिखाई गई है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला के अनुरूप रूप से संबंधित सूचना को इनकी इसकी प्राथमिक संरचना भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की द्वितीयक संरचना भी होती है। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी जाती है। न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती हैं तथा क्षार युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। दोनों रज्जु के जो दोनों रज्जु के एक दूसरे की पूरक होते हैं क्योंकि क्षारकों के विशिष्ट युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। एडेनिन एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनता है, जबकि साइटोसिन गुआनिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। आरएनए की तृतीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जु की बनी होती है, जो कभी कभी वे स्वयं को मोड़कर द्विकुंडली संरचना भी बना लेती है। आरएनए अणु 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। एक तो होता है संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए, लाइसोसोमल आरएनए, अंतरण आरएनए, टीआरएनए। हरविंद हरगोविंद खुराना डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 1922 में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने प्रोफेसर व्लादिमीर प्रलोभ के साथ कार्य किया, जिन्होंने खुराना के विचारों का दर्शन का को विज्ञान क्रम तथा प्रयत्न की ओर आमुख किया। 1949 में भारत में कुछ समय ठहरने के पश्चात खुराना आपस इंग्लैंड चले गए और तथा वहां उन्होंने प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. केनर तथा ए.आर. टोड के साथ कार्य किया। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में कार्य करते समय इनकी उनकी रुचि प्रोटीनों तथा न्यूक्लिक अम्लों में हुई। 1968 में डॉक्टर खुराना को आनुवंशिक कोड ज्ञात करने के लिए मार्शल नीरेनबर्ग तथा रॉबर्ट होली के साथ संयुक्त रूप से औषध तथा भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है डीएनए अंगुली छापन। यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के काम में लिया जाता है, लेकिन इन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज पर द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डीएनए अंगुली छाप का उपयोग आजकल विधि संबंधी प्रयोगशाला में
अपराधी की पहचान करने में होता है। दूसरा होता है किसी व्यक्ति की पैतृकता के निर्धारित करने में होता है। तीसरा, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों तथा जने के डीएनए की तुलना करके किया जाता है। चौथा होता है वो जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में होता है। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रह की तरह जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वप्रतिकरण सेल्फ रिप्लिकेशन में सक्षम होता है। उत्तरी कोशिका में समान डीएनए रज्जु का रूपांतरण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आर्य अणुओं द्वारा होता है। किसी भी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। उसके बाद सारांश आता है। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा वे अणु होते हैं जिनके जल अपघटन पर इस प्रकार की इकाइयां प्राप्त होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज जो कि स्तनधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, स्टार्च के पाचन से प्राप्त होता है। मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। प्रोटीन लगभग 20 विभिन्न अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक हैं जो पेप्टाइड अबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। 10 एमिनो अम्लों को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते। हैं, अतः ये आहार द्वारा उपलब्ध होने चाहिए। प्रोटीन जीवधारी में विभिन्न संरचनात्मक एवं गतिज क्रियाओं को संपादित करते हैं। उन प्रोटीनों को जिनमें केवल अल्फा एमिनो अम्ल कहा जाता है सामान्य प्रोटीन कहा जाता है। पीएच तथा ताप में परिवर्तन करने पर प्रोटीनों की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएं विकृत हो जाती हैं तथा वह अपने कार्य संपादित नहीं कर पाती। इसे प्रोटीन का विकेंद्रीकरण कहते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव तंत्र में अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि करते हैं। ये अपने कार्यों में अति विशिष्ट एवं अति वर्णनात्मक होते हैं। रासायनिक रूप से सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। विटामिन आहार में आवश्यक सहायक भोजन कारक है। इन्हें वसा विलेय ADA तथा जल में विलेय B-C में वर्गीकृत किया गया है। विटामिनों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक हैं जो एक क्षारक एक पेंटोस शर्करा तथा एक फॉस्फेट अर्धांश से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इनमें से डीएनए में 5 कार्बन परमाणु वाला शर्करा अणु होता है जिसे 2-डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए तथा आरएनए दोनों में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्षारक होते हैं। चतुर्थ क्षारक डीएनए में थाइमिन तथा आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए की संरचना द्विरज्जुक द्विकुंडलिनी जबकि आरएनए की संरचना एक रज्जुक कुंडलिनी होती है। डीएनए की आनुवंशिकता का रासायनिक आधार होता है तथा इनमें किसी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कोडित संदेश होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए।
जो कि वास्तव में कोशिका ने प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। थैंक यू। इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के फर्स्ट ग्रेड में। तो छोटा सा चैप्टर है और अच्छे से पढ़िए और अपने मतलब क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आए वो सही हो, 5 तो बहुत ही मतलब 10 नंबर हम बहुत आगे होंगे। थैंक यू।